आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव। आज बीए पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट में हम यूनिट सेकंड का राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत में मार्क्सवादी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के प्राचीन कई सिद्धांत थे, जैसे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, मातृसत्तात्मक सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त कुछ प्रमुख जो सिद्धांत थे जो वर्तमान युग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सिद्धांत है मार्क्सवादी सिद्धांत और सावयव सिद्धांत, आंगिक या सावयव सिद्धांत। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या था। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कहा गया कि ईश्वर ने राज्य की उत्पत्ति की है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर के कारण राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि माता और पिता के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि शक्तिशाली लोगों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। शक्तिशाली लोगों ने निर्बलों पर अपना अधिकार कर लिया और उस समय से राज्य की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हाब्सबर्ग और रूसो आए और इन लोगों ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति एक समझौते का परिणाम है, समझौते के कारण हुई है। इस सिद्धांत का भी विरोध किया गया और उसके बाद एक नई विचारधारा आई। इसमें कहा गया कि राज्य जो है विकास का, ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त हम देखते हैं मार्क्सवादी जो विचारधारा है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, और सावयव जो सिद्धांत है, आंगिक एकता का सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे मार्क्सवादी विचारधारा क्या है, या मार्क्स का राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार, मार्क्सवादी सिद्धांत। तो मार्क्स और एंजिल्स ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है उसे मार्क्सवादी सिद्धांत कहा जाता है। और मार्क्स ने अपने अनेक सिद्धांत बताए, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण है, राज्य और शासन संबंधी धारणा है, प्रजातंत्र, धर्म, राष्ट्रवाद के संबंध में धारणा है। ये मार्क्स के सिद्धांत थे। राज्य के उदय और उसकी प्रकृति के संबंध में मार्क्स के क्या विचार हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मार्क्स जो है कहता है कि राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उदय, उसकी प्रकृति कैसे हुई, उसके बारे में कहता है कि राज्य एक अस्वाभाविक संस्था है, राज्य अस्थायी संस्था है, राज्य एक वर्ग विभेद पर आधारित संस्था, एक वर्गीय शोषण पर आधारित संस्था है। और इस संबंध में मार्क्स ने अपने अनेक विचार बताए। फर्स्ट नंबर है, मार्क्स कहता है, फर्स्ट पॉइंट है, राज्य की उत्पत्ति का आधार ही वर्ग विभेद है। मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वर्ग विभेद के कारण हुई है। छोटे बड़े है ना, पूंजीपति है, ये गरीब है, इस वर्ग विभेद के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। वह कहता है, साम्यवादी घोषणा पत्र में वह कहता है कि अब तक का इतिहास ये बताता है कि मानव जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहा है। आदिम अवस्था में क्योंकि लोग सब अपने सबके हित समान थे और कोई तेरे मेरे की भावना नहीं थी, और इसलिए उस समय राज्य की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वह कहता है कि दास युग में हम देखते हैं, तो दास युग में क्या हुआ कि अधिकांश जो उत्पादन के साधन थे उस पर पूंजीपतियों ने
अधिकार कर लिया, आधिपत्य कर लिया, जमीन पर अधिकार कर लिया और इस तरह से दासों का शोषण करने लगे। ये जो स्वामी थे इनकी संख्या बहुत कम थी और दासों की जो संख्या थी वो बहुसंख्यक थी। अब स्वामी वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सेना की स्थापना की, न्याय की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की, जेल की स्थापना की, ताकि वो बने रहें और क्या करना चाहिए, अपना हित करते रहे, लाभ खूब कमाते रहे और दासों को गुलाम बना के रखे। बस इसी के कारण, इसी शोषण के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य का सूत्रपात बस यहीं से हुआ है। दूसरा वह पॉइंट बताता है मार्क्स जो है, राज्य और शासन वह कहता है शोषण के यंत्र है। मार्क्स कहता है कि राज्य और शासन जो है ये शोषण के यंत्र है। राज्य का उदय ही वर्ग विभेद के लिए हुआ है, मतलब शोषण करने के लिए हुआ है। वह शोषक लोगों का सहायक होता है। वह कहता है सामंतवादी युग में क्या होता है कि सामंतवादी युग में जो पूंजीपति है ना, और सामंत दोनों मिलकर किसानों का, मजदूरों का शोषण करते हैं। और प्राचीन समय में भी हम देखते हैं तो निरंकुश शासन था। निरंकुश शासन में जो है राजा की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। और वह कहता है वर्तमान जो लोकतंत्री राज्य है ना, प्राचीन समय में तो निरंकुश शासन था, उसकी शक्ति पर आम जनता को अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मार्क्स कहता है कि वर्तमान लोकतंत्री शासन में भी पूंजीपति ही राज्य का सहयोग करता है। मतलब राज्य जो है पूंजीपति के लिए ही बना है। मार्क्स कहता है कि वर्तमान लोकतंत्री जो राज्य है इसमें वास्तविक शक्ति जो है पूंजीपति वर्ग के हाथ में होती है। इस तरह लोकतंत्री राज्यों में कानून का निर्माण जो है कौन करता है? कानून का निर्माण जो है पूंजीपति वर्ग करता है। और ये जो कानून का निर्माण किया जाता है वह पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए ही किया जाता है। इस तरह मार्क्स और एंजल्स कहता है कि राज्य एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है। राज्य जो है ये पक्षपात रहित संस्था नहीं है। राज्य जो है सब वर्गों के हितों के लिए नहीं बनी है, ये किसी विशेष वर्ग के हितों के लिए ही बनी हुई है ना। तो इस तरह हम देखते हैं मार्क्स कहता है कि शोषक वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ही राज्य बना है। मार्क्स कहता है कि राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग का शोषण करता है ना। एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। एंजल्स ने भी बिल्कुल इसी तरह से कहा कि राज्य अपने सभी रूपों में एकमात्र वह शासक वर्ग का हित करता है ना। राज्य एंजल्स भी कहता है कि राज्य सभी रूपों में एकमात्र वह शासक वर्ग का ही हित करता है। और दलितों का, किसानों का, मजदूरों का शोषण करने के लिए ही राज्य बना है। मार्क्स अपने एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है। 3rd नंबर है, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। तो वो कहता है अंतरिम काल में एक समय ऐसा आएगा कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, सबसे हारा हुआ सर्वहारा वर्ग किसे कहता है? कमजोर वर्ग को, है ना, जो सबसे गरीब है उसे कहता है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी तानाशाही स्थापित होगी। और वह कहता है कि राज्य जो है अस्वाभाविक संस्था है, अस्थायी संस्था है, उसका जरूर विलीनीकरण हो जाएगा। और एक समय आएगा कि पूरे जो है कमजोर वर्ग के लोग हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, ये एक मिल के रहेंगे तो पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंकेंगे और इस तरह से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। मार्क्स कहता है कि अंतिम काल में
सर्वहारा वर्ग की जब तानाशाही स्थापित हो जाएगी तो क्या होगा? पैतृक संपत्ति का अंत हो जाएगा। पूरी संपत्ति जो पूंजीपतियों ने अपने नाम पे करके रखी, हजारों एकड़ है ना, एकड़ संपत्ति है और करोड़ों करोड़ अरबों रुपए अपने नाम से रखे हैं, उस सारी चीज का अंत हो जाएगा। और इस तरह से पूंजी का जो है राष्ट्रीयकरण होगा और पूरी तरह से व्यक्तिगत संपत्ति है यह समाप्त हो जाएगी। और इस तरह मार्क्स कहता है कि सर्वहारा वर्ग की जब तानाशाही समाप्त हो जाएगी तब वास्तविक लोकतंत्र आएगा और इसमें बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुसंख्यक वर्ग सब एक जैसे हो जाएंगे। इसमें पूरा इस तरह पूरा वर्ग विभेद जो है, जो गरीब और अमीर का जो विभेद है वो खत्म हो जाएगा। और यह जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी वह सबके हित के लिए रहेगी। सब अमन चैन से रहेंगे, सबके पास पैसा होगा, जो भी काम करेगा उसके पास पैसा होगा। 4th नंबर है, मार्क्स तर्क देता है कि वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना का आदर्श, वो कहता है, मार्क्स कहता है कि राज्य के अस्तित्व के कारण जो है वर्ग संघर्ष होता है ना, राज्य के अस्तित्व के कारण ही वर्ग संघर्ष होता है। अतः ये राज्य को ही समाप्त कर देना चाहिए। मतलब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी तो पूंजीवाद को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, पूंजीवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और इससे वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। न कोई धर्म होगा, न कोई वर्ग होगा, न कोई रंग वगैरह के धन के आधार पे किसी तरह का भेद होगा। प्रत्येक को न्याय प्राप्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति काम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास आय के साधन होंगे और वह कहता है उत्पादन पर सब लोगों का अधिकार होगा। और व्यक्ति, वो कहता है, मार्क्स कहता है कि जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं होंगे उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। इस तरह वह राज्य बहुत अच्छा राज्य होगा जहां सभी काम करेंगे, सभी रोटी खाएंगे, सभी सुखी रहेंगे, अमन और शांति से रहेंगे। अगला तर्क देता है मार्क्स, राष्ट्रवाद का विरोध और अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थन। मार्क्स कहता है कि राष्ट्रवाद से क्या होता है, अहम की भावना आती है और संघर्ष होता है। वह कहता है मजदूरों का, मार्क्स कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, इसलिए उसने राष्ट्रवाद का विरोध किया और अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थन किया। वह कहता है कि दुनिया के जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब एक हैं और जब तेरे मेरे की भावना नहीं रहेगी, कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तब एक राष्ट्र में भी शांति रहेगी और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से भी शांति बना के रखेगा। युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और अमन और शांति रहेगी। इस तरह से राज्य की क्या भूमिका होगी? अब कहता है कि इस तरह से समान साम्यवादी अवस्था लाने के लिए, उत्पादन के साधनों का समान वितरण के लिए, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज के लिए राज्य की क्या भूमिका होगी, इस संबंध में मार्क्स ने राज्य की 2 भूमिका बताई। फर्स्ट नंबर है पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्था में राज्य की भूमिका। पूंजीवादी युग और उसके पूर्व की अवस्था में राज्य की भूमिका और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही में राज्य की भूमिका। तो पूंजीवादी युग के बारे में वह कहता है कि राज्य एक वर्गीय संगठन है और इसका उदय वर्ग शोषण के कारण, शोषण करने के लिए हुआ है। मार्क्स सीधे सीधे कहता है कि राज्य का उदय जो है शोषण करने के लिए, गरीबों का शोषण करने के लिए हुआ है। वह कहता है कि पूंजीवाद की सहायता, पूंजीपतियों की सहायता के लिए ही राज्य बना है। वो सदैव ही पूंजीपतियों का सहयोग करता है और जो कानून बनते हैं वह भी राज्य की सहायता से पूंजीपतियों के हित के लिए ही बनते हैं। तो वह कहता है दलितों, गरीबों, किसानों, कमजोर वर्गों का शुरू से ही शोषण करने के लिए राज्य बना है। चाहे आप दास युग देखो, सामंतवादी युग देखो, पूंजीवादी युग देखो, राज्य की भूमिका सदैव ही एक शोषक के रूप में हुई है।
दूसरी बात वह कहता है राज्य की क्या भूमिका होना चाहिए, उसके संबंध में कहता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व में राज्य की भूमिका। तो वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व के लिए वह कहता है कि राज्य अस्वाभाविक संस्था है, राज्य अस्थायी संस्था है, अनावश्यक संस्था है, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना अत्यंत ही आवश्यक है। और तभी सर्वहारा मतलब जो सर्वहारा वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, इनमें जागृति आना आवश्यक है। जब इनमें जागृति आ जाएगी तब ये समझेंगे कि हम कितना काम करते हैं और हमारे काम करने से जो प्रोडक्शन होता है, जो फायदा होता है, सारा का सारा पूंजीपति रख लेता है। और इसलिए पूंजीपति और भी बड़ा बनते जाता है, पूंजीपति की स्थिति सुधरते जाती है, वो एक कंपनी दूसरी कंपनी खोलते जाता है, लेकिन गरीब जो है वो उसकी स्थिति कई सालों तक जैसी की वैसी ही रहती है। तो वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग की जब लोग जागरूक हो जाएंगे, बहुसंख्यक वर्ग जागरूक हो जाएगा, पूंजीवाद को कुचल देगा, उसको उखाड़ कर फेंक देगा, तो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा। और इसके लिए राज्य को कई कार्यक्रम कराने होंगे, जैसे भूमि और संपत्ति की जो व्यवस्था है उसका अंत करना होगा, जो लगान लिया जाता है उसका सार्वजनिक उपयोग करना होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होगा, आय जो टैक्स लगाया जाता है वह टैक्स कैसा होगा, जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी उसको उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। और इस तरह से वह कहता है उत्तराधिकार की व्यवस्था जो है, उसकी प्रथा जो है, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना पड़ेगा। जितने भी भगोड़े हैं, विद्रोही हैं, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करना होगा। डाक, तार, यातायात, संचार के साधनों पर एकमात्र अधिकार राज्य का होगा। जो राज्यों को बड़ी योजना बनानी पड़ेगी, बड़े उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना पड़ेगा। और ये जो रोजगार है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका समान वितरण करना होगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य होगा, है ना। उद्योग धंधों में उद्योग धंधों को खेती बाड़ी से जोड़ना होगा। कृषि कार्य को उद्योग धंधों के साथ साथ संबंध स्थापित करना होगा और देश की आबादी ऐसी वितरण करना होगा कि शहर और गांव में कोई अंतर न हो, बराबर बराबर आबादी हो, क्योंकि गांव के सारे लोग आके शहरों में बस जाते हैं। तो इसका बंटवारा करना होगा ताकि गांव और शहर का जो भेद है वो मिट जाए। सार्वजनिक पाठशालाएं खोलनी होंगी और सार्वजनिक पाठशालाओं में सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और औद्योगिक उत्पादन के साथ शिक्षा को जोड़ना होगा। इस तरह सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व से शांति स्थापित होगी देश में और सभी लोग अमन चैन से रहेंगे, सब अच्छा खाएंगे, अच्छे घरों में रहेंगे, सब काम करेंगे और जितना भी उत्पादन होगा उसको सब लोग बांटेंगे। इस तरह से हम देखते हैं सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में मार्क्सवादी धारणा को अपनाने वाली व्यवस्थाओं में राज्य की भूमिका जो है, राज्य का काम बहुत व्यापक हो जाएगा और राज्य का जो कार्य है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। मार्क्स का यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको काम मिलेगा, उत्पादन जितना भी होगा उसका समान वितरण होगा, साम्यवादी व्यवस्था होगी, कोई गरीब अमीर नहीं रहेगा, है ना। समाजवाद आएगा, इससे प्रेम बढ़ेगा, युद्ध समाप्त होगा, संघर्ष समाप्त होगा। ये सब बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी मार्क्स के विचारों की बहुत सारी आलोचनाएं की गई। पहली आलोचना है, फर्स्ट नंबर लिखेंगे, राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं है बल्कि नैतिक संगठन है। मार्क्स ने कहा कि राज्य वर्ग केवल पूंजीपतियों के लिए बना है, उनके सहायक के रूप में बना है, लोगों का शोषण करने के लिए बना है। ये बिल्कुल गलत है ना। आलोचकों का कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य में रहकर गरीब, अपाहिज, हर व्यक्ति अपना बहुत अच्छे ढंग से विकास करता है। सेबाइन कहता है कि यह सिद्धांत राज्य केवल
ये सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत ने राज्य को केवल शोषण का यंत्र बताया है, एजेंट बताया है। ये बिल्कुल ही गलत है। सेकंड नंबर है, वर्तमान जो राज्य है सर्वहारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है। वर्तमान जो राज्य है सर्वहारा का शत्रु नहीं है, बल्कि वह मित्र है, मित्र की तरह काम करता है ना। और लोगों को देखो 2 रुपए किलो चावल मिल रहा है, 1 रुपए किलो चावल, और सब चीजें सुविधाएं दिया जा रहा है ताकि सबका विकास हो। बेकारी, बुढ़ापा और निराश्रित लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। राज्य अस्थायी नहीं वरन एक स्थायी संस्था है ना। आलोचकों का कहना है कि राज्य जो है अस्थायी नहीं है बल्कि एक स्थायी संस्था है, और ये लोगों के लिए ही बनी है, लोगों के विकास के लिए बनी है, लोगों के द्वारा बनाई गई है। तो मार्क्स की यह विचारधारा भी गलत है कि राज्य एक अस्थायी संस्था है और ये इसका विलीनीकरण हो जाएगा, इसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, इसका जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट नंबर है, राज्य के विलीनीकरण की धारणा जो है कपोल कल्पित है। आलोचकों का कहना है कि राज्य का विलीनीकरण हो जाएगा, है ना, पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, इस तरह कल्पना की गई है। यह बिल्कुल ही गलत है और यह बिल्कुल काल्पनिक है। समाज में ये होना बिल्कुल ही कठिन है कि राज्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। देखो, जब तक 2 राष्ट्रों में युद्ध होता है, एक राष्ट्र जो है पूरी तरह हार जाने के बाद उसको मिलाया जाता है, फिर भी उसका विलीनीकरण नहीं होता। वो छटपटाता है और अपने अस्तित्व के संघर्ष के लिए लड़ता है और स्वतंत्र हो जाता है ना। तो पूरी तरह से राज्य का विलीनीकरण संभव नहीं है। और इसी तरह से प्रजातंत्र के संबंध में इसका नेक्स्ट नंबर की आलोचना है। प्रजातंत्र के संबंध में उसकी जो धारणा है वह बिल्कुल ही त्रुटिपूर्ण है। वो कहता है कि लोकतंत्र में भी पूंजीवादी लोग ही मिलके कानून बनाते हैं, उन्हीं के हित के लिए कानून बनता है। यह बिल्कुल ही गलत है। तानाशाही के आधार पर थोड़े से समय के लिए भले ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि राज्य जो है राज्य के बारे में वो कहता है कि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व हो जाएगा, तो इससे केवल राज्य में संघर्ष होगा, संघर्ष बढ़ेगा। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसने बताया कि इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि इस तरह की राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। नेक्स्ट नंबर है, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। राष्ट्रवाद जो है प्रत्येक राष्ट्र के लिए राष्ट्र की शक्ति का बहुत ज्यादा मायने है। अंतर्राष्ट्रीयतावाद तो बड़ी बात है। मार्क्स कहता है ना कि राष्ट्रवाद का, अंतर्राष्ट्रीयतावाद का समर्थन और राष्ट्रवाद का उसने विरोध किया। तो आलोचकों ने कहा कि राष्ट्रवाद जो है वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है। प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है। शक्ति के बगैर उसकी कहीं कोई भी जो है नहीं सुनता है। विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति की बहुत महत्ता होती है। वो अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगा रहता है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सैनिक रूप से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संकटकालीन परिस्थितियों में भी देखा जाए तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना अत्यंत आवश्यक है, और इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र हमेशा प्रयास करता है। इसलिए विश्व के श्रमिकों को एक हो जाओ, और ये अपील उसने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने किया है। ये औचित्यपूर्ण नहीं है। इस तरह राज्य का उदय है, उसकी प्रकृति है, कार्यक्षेत्र के संबंध में मार्क्सवादी जो धारणा है वह स्वीकार नहीं की जा सकती। मार्क्सवाद का अंतिम जो आदर्श था वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना के बारे में उसने जो बताया है, यह जो है ये वास्तव में संभव नहीं है। और ये आदर्श जरूर लगता है कि एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस पृथ्वी पर वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना हो पाना एक कल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना। धन्यवाद।